सी 151 अध्याय 151। कौन सा रास्ता अपनाना है। ये जियाओ 1 साल पहले की घटनाओं के बारे में जानकर अवाक रह गया। ये चौंकाने वाला था। उसे वास्तव में कुछ भी उम्मीद नहीं थी। ये पता चला कि झाओ यान एक रसातल द्वारा बनाई गई तकनीक का उपयोग करके अपने शरीर से मॉर्निंग स्टॉर्स का आशीर्वाद निकालना चाहता था। क्योंकि वो इलुसरी स्पिरिट गेट में मौजूद नहीं था, उसने ये सुनिश्चित करने के लिए हमला किया और पूरी ताकत को लगभग पूरी तरह से नष्ट कर दिया कि ये जियो मिस्टिक फॉल्स की भूमि में उससे मिलने आए। जहां तक एल्डर मो की बात है, ये जियाओ को पहले से ही पता था कि वह रहस्यमय है। उसे आश्चर्य नहीं हुआ, भले ही उसे पता चला कि एल्डर मो एक स्वर्गीय संत से कहीं अधिक मजबूत था। जिस बात ने ये जियाओ को सबसे ज्यादा चौंकाया वह रेड मून साम्राज्य और रेड मून मंदिर का उल्लेख था। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें स्पष्ट रूप से याद है जब उन्होंने गोल्डन पैगोडा की पहली मंजिल में प्रवेश किया था और उन्हें पहला परीक्षण पूरा करने के लिए भेजा गया था, जहां उन्होंने नौ क्रांति कैओस शास्त्र की पहली परत प्राप्त की थी। उन्हें पता चला था कि जिस स्थान पर उन्हें परीक्षण के लिए भेजा गया था, इसे रेड मून सीक्रेट रियल्म कहा जाता है, जहां रेड मून मंदिर के अवशेष छोड़े गए थे। अब जब उसे रेड मून साम्राज्य और रेड मून महारानी के बारे में पता चला, तो ये जियाओ को 100% यकीन था कि उनका अतीत के रेड मून मंदिर के साथ किसी प्रकार का संबंध होना चाहिए। ये जियाओ इतना आश्वस्त क्यों था, इसका एक कारण था। ऐसा इसलिए नहीं कि नाम मिलते जुलते थे, नहीं, इसका कारण मिस्टिक फॉल्स की भूमि थी। जहां तक ये जियाओ को याद है, पहली मंजिल के परीक्षण के दौरान उसकी मुलाकात 2 लड़कियों से हुई थी, किन जियाओलंग और निंग जियांग। ये दोनों लड़कियां प्राइमोर्डियल मिस्टिक रेस नामक जाति से आती थीं जो इंसानों से बहुत नफरत करती थीं, और प्रिमोर्डियल मिस्टिक रेस मिस्टिक फॉल्स की भूमि में स्थित थी। संदर्भ अध्याय 32। मिस्टिक फॉल्स की भूमि में मानव जाति सहित कई जातियां रहती हैं, लेकिन इस भूमि का पूर्ण शासक प्रिमोर्डियल मिस्टिक रेस था। प्रिमोर्डियल मिस्टिक रेस प्रिमोर्डियल मिस्टिक फॉल्स के पीछे रहती है, और यह कुछ ऐसा है जो ये जियो को किन शियाओलिंग से पता चला, जो मिस्टिक फॉल्स के आशीर्वाद से पैदा हुआ था। प्रिमोर्डियल मिस्टिक रेस के लोग बिल्कुल इंसानों की तरह दिखते हैं। प्रिमोर्डियल मिस्टिक लोगों और मनुष्यों के बीच एकमात्र अंतर उनके शरीर और उनकी सुनहरी पुतलियों पर अजीब पैटर्न है। किन जियाओलंग, जो मिस्टिक फॉल्स के आशीर्वाद से पैदा हुए थे, लोगों की आत्माओं के माध्यम से देख सकते थे। यही कारण था कि उसने ये जियाओ से नफरत करने के बजाय उससे दोस्ती कर ली। इसका मुख्य कारण ये है कि ये जियाओ की आत्मा उसकी नज़र में बहुत शुद्ध थी। ये जियो को स्पष्ट रूप से याद है कि निंग जियांग और किन जियाओलंग ने रेड मून सीक्रेट दायरे में प्रवेश क्यों किया था। ऐसा इसलिए है क्योंकि रेड मून मास्टर ने एक बार प्राइमर्डियल मिस्टिक रेस के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति को धोखा दिया था और इनिशियल विल क्रिस्टल नामक खजाना छीन लिया था। अब जबकि रेड मून टेम्पल का रेड मून मास्टर पहले ही मर चुका था, ये दोनों लड़कियां प्रारंभिक विल क्रिस्टल को पुनः प्राप्त करने के लिए प्रवेश कर गईं। ध्यान देने वाली एक बात यह थी कि रेड मून सीक्रेट रियल्म का वास्तविक स्थान फ्रिगिड सन की भूमि में कहीं था। मिस्टिक फॉल्स की भूमि का रेड मून सीक्रेट दायरे या खंडहर हो चुके रेड मून मंदिर से कोई संबंध नहीं है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लेकिन अब रेड मून एम्पायर नामक एक साम्राज्य अचानक मिस्टिक फॉल्स की भूमि में प्रकट हुआ, जो प्राइमर्डियल मिस्टिक रेस द्वारा शासित भूमि थी। तो ये जियो ने अनुमान लगाया कि 2 लड़कियों में से एक को प्रारंभिक विल क्रिस्टल के साथ साथ रेड मून मास्टर की विरासत भी प्राप्त हुई होगी। और बाद में, भले ही वे स्पष्ट रूप से रेड मून मास्टर से नफरत करते थे, फिर भी उन्होंने किसी कारण से एक साम्राज्य स्थापित करने का फैसला किया और उस साम्राज्य का नाम रेड मून साम्राज्य रखा। ये जियाओ भी जानता था कि परीक्षण के दौरान उसने जो कुछ भी अनुभव किया वो सच था। अतीत में ऐसा हुआ था। जहां तक ये बात है कि अतीत कितना दूर है, ये जियाओ को कोई अंदाजा नहीं है। लेकिन उसे एक बात समझ में आ गई, जब तक वह मिस्टिक फॉल्स की भूमि पर जाता है और रेड मून साम्राज्य की जांच करता है, उसे किन शियाओलिंग और निंग जियांग के बारे में चीजें सीखने को मिल सकती हैं।
इन दोनों लड़कियों के बारे में बात करते हुए ये जियाओ को डर था कि अगर ये दोनों लड़कियां जीवित हैं तो अब तक बेहद मजबूत हो चुकी होंगी, और यदि वे जीवित रहें और वह उनके सामने आ जाए तो उसे उनका क्रोध सहना पड़ेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो 1 मिलियन स्टार हॉट फ्रूट ले गया। लगता है मुझे सच में किसी दिन मिस्टिक फॉल्स की भूमि पर जाना होगा। ये जियो ने अपने दिल में बुदबुदाया और उन जबरदस्त भावनाओं को दबा दिया जो वो अभी महसूस कर रहा था। इलुसरी स्पिरिट गेट को एक आपदा का सामना करना पड़ा और ये जियो इस आपदा का कारण बन गया। ये जियाओ ने कभी भी किसी भी प्रकार की आपदा का कारण बनने के बारे में नहीं सोचा था। यह मुख्य रूप से तब होता है जब बात इलुसरी स्पिरिट गेट की आती है। अब वो जल्द से जल्द इलुसरी स्पिरिट गेट पर लौटना चाहता था। भाई कियान, क्या मुझे इल्यूसरी स्पिरिट गेट पर लौटने का सबसे तेज रास्ता बता सकते हैं? ये जियाओ ने गहरी सांस ली और पूछा। कियान ली ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और आह भरी। फिर उन्होंने समझाया, वास्तव में इल्यूसरी स्पिरिट गेट के एक मुख्य शिष्य के रूप में आप जानते होंगे कि सभी 5 अधिपति बल एक टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के माध्यम से जुड़े हुए हैं। ये टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन रोजमर्रा के उपयोग के लिए नहीं बनाए गए थे। यह मुख्य रूप से दिन के लिए बनाए गए थे यदि किसी बल को कोई आपदा झेलनी पड़ती है। जब इल्यूसरी स्पिरिट गेट को आपदा का सामना करना पड़ा तो उन्हें अन्य 4 अधिपति बलों को सूचित करने का अवसर भी नहीं मिला, अन्यथा उन्हें सुदृढ़ीकरण प्राप्त हुआ होगा। वैसे भी ये टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन सबसे तेज मार्ग है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको इस फॉर्मेशन का उपयोग करने का अवसर मिलेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा था, ये फॉर्मेशन रोजमर्रा के उपयोग के लिए नहीं बल्कि दिन के उपयोग के लिए बनाए गए थे। यदि किसी बल को कोई आपदा आती है तो केवल उच्च अधिकारी ही इन संरचनाओं का उपयोग कर सकते हैं। टेलीपोर्टेशन संरचनाओं के अलावा आप उड़ने वाले प्रकार के कैओस जानवर को भी किराए पर ले सकते हैं, लेकिन यदि आप चाहें तो आप एक उड़ने वाला जहाज खरीद सकते हैं। उड़ने वाले जहाज की गति आपको 1 सप्ताह से भी कम समय में इल्यूसरी स्पिरिट गेट पर लौटने में मदद कर सकती है। ये जियाओ ने जब ये सुना तो भौहें चढ़ गईं। वो अब और देर नहीं करना चाहता था। वो जल्द से जल्द अपने परिवार के पास लौटना चाहता है। यदि संभव हो तो वह वास्तव में सीधे लौटने के लिए टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन का उपयोग करना चाहता है, लेकिन ऐसा करने के लिए उसे पहले ईस्ट राइजिंग संप्रदाय का दौरा करना होगा और अपनी पहचान बतानी होगी। फिर उसे टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन का उपयोग करने के लिए किसी प्रकार की प्रक्रिया से गुजरना होगा और कुछ परेशानी से निपटना होगा। और अब जब उसका इल्यूसरी स्पिरिट गेट अब अधिपति शक्ति नहीं रह गया है तो उसे यकीन नहीं है कि ईस्ट राइजिंग संप्रदाय उसे टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन का उपयोग करने देने के लिए सहमत होगा या नहीं। ये जियाओ अचानक भौंचक्का रह गया क्योंकि उसे कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात याद आ गई। जरा ठहरिए। अपने चेहरे पर गहरी झुंझलाहट के साथ ये जियाओ ने छत की ओर अपनी उंगली उठाई और पूछा, जब लिंग जियाओ लोग का जन्म हुआ तो 5 अधिपति सेनाओं के नेता एक दिन से भी कम समय में इल्यूसरी स्पिरिट गेट पर गए। वास्तव में वे वहां जाने के लिए टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन का उपयोग कर रहे थे या किसी अन्य तरीके से? कियान ली ने अपना सिर हिलाते हुए समझाया, भाई ये आपको पता होना चाहिए कि 5 अधिपति सेनाओं के नेता सभी महान संत हैं। उनकी गति एक दिन में सैकड़ों हजारों मील की यात्रा करने के लिए पर्याप्त है। महान संत। ये जियाओ के चेहरे पर अब भी वही झुंझलाहट थी। उन्हें अचानक ख्याल आया, फिर अगर मैं छोटा सा साधु बन जाऊं तो मेरी गति भी कई गुना बढ़ जाएगी। हालांकि यह एक महान संत की गति से मेल नहीं खाएगा, फिर भी यह गति एक उड़ते जहाज की गति से तेज होगी। ये कहने की जरूरत नहीं है कि मेरी ताकत के साथ साथ विशेष क्षमताओं की ताकत भी बढ़ती है। उस समय मैं सीधे इल्यूसरी स्पिरिट गेट पर लौटने के लिए अपने टेलीपोर्टेशन कौशल का उपयोग करने में सक्षम हो सकता हूं। जितना अधिक ये जियाओ ने इसके बारे में सोचा, उतना ही अधिक उसे लगा कि यह विधि संभव है। अंत में उन्होंने कोई भी कार्रवाई करने से पहले एक लघु संत बनने का निर्णय लिया। लेकिन तभी उसके सामने एक और समस्या खड़ी हो गई।
अराजकता आत्मा क्षेत्र से एक लघु संत बनने में कितना समय लगेगा? सामान्यतः इसमें वर्षों लग जाते, लेकिन ये जियाओ के हाथ में मिलियन स्टार हॉट फ्रूट है। मिलियन स्टार हॉट फ्रूट स्पिरिट फ्यूजन के 3 चरणों को पूरा कर सकता है और उसे एक ही बार में कैओस स्पिरिट सेंट दायरे में कदम रख सकता है। इसमें इतना समय नहीं लगना चाहिए। हालांकि ये जियाओ ने ऐसा सोचा था, लेकिन उसे यकीन नहीं था। वह एक बार फिर सोच में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा कि उसे क्या करना चाहिए। क्या उसे पहले एक छोटा सा संत बनना चाहिए या उसे ईस्ट राइजिंग संप्रदाय में जाना चाहिए? अंत में ये जियो ने फिर भी ईस्ट राइजिंग सेक्ट में जाने और वापस लौटने के लिए टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन का उपयोग करने का प्रयास करने का फैसला किया। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि उन्हें लघु संत बनने में कितना समय लगेगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदेमंद आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें। टॉस साइट मैप दान करें। C152 ब्लैक फॉग माउंटेन के डाकू पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्या आप ईस्ट राइजिंग सेक्ट का स्थान जानते हैं? ये जियो ने पूछा। कियान ली ने सिर हिलाया। यदि आप चाहें तो मैं आपको वहां ला सकता हूं। मैं भी ईस्ट राइजिंग संप्रदाय का एक प्रमुख शिष्य हूं। ये जियाओ ने अपनी भौहें उठाईं और सहमति में अपना सिर हिलाया। अगर किनली उसे वहां ले आती है तो उसके लिए बिना किसी परेशानी के संप्रदाय में प्रवेश करना आसान हो जाएगा। उस समय उसे बस संप्रदाय के उच्च अधिकारियों से, यदि संभव हो तो संप्रदाय के नेता से मिलना होगा और फिर उनसे उसे टेलीपोर्टेशन शकल का उपयोग करने की अनुमति देने के लिए कहना होगा। ठीक है, ये तय हो गया है। आप मुझे ईस्ट राइजिंग संप्रदाय में लाएंगे। आज आराम करो, मैं तुम्हें कल वहां ले आऊंगा। उसके बाद वह ये जियाओ को एक कमरे में ले आया और उसे वहां आराम करने दिया। अगले दिन कियान ली ये जियाओ को उसके पिता से मिलवाने लाया। कियान ली के पिता न केवल ईस्ट राइजिंग सिटी के सिटी लॉर्ड थे, बल्कि वह माइनस सेंट रियल्म विशेषज्ञ भी थे। इतना ही नहीं, वह ईस्ट राइजिंग संप्रदाय के बुजुर्ग भी थे। ईस्ट राइजिंग संप्रदाय ने उसे ईस्ट राइजिंग सिटी की देखरेख के लिए यहाँ भेजा है। ईस्ट राइजिंग सिटी को 2 जिलों में विभाजित किया गया था, आंतरिक जिला और बाहरी जिला। सिटी लॉर्ड मैंशन और शक्तिशाली परिवार सभी आंतरिक जिले में रहते हैं, जबकि बाहरी जिला कमजोर परिवारों और योद्धाओं के लिए है। कियान ली के पिता एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति थे। उसके शरीर से एक गहन आभा निकलती हुई महसूस की जा सकती थी। उसकी आंखें एकदम साफ लग रही थीं, जो किसी के दिल के आर पार देखने में सक्षम थीं। मेरे बेटे ने मुझे आपके बारे में बताया। आपने मेरे बेटे को बचाकर बहुत बड़ा उपकार किया है। अगर आपको कुछ चाहिए तो बेझिझक पूछ लें। ये जियो अपना सिर हिलाकर मना करना चाहता था, लेकिन वह अचानक रुक गया। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने अचानक सोचा था कि असंख्य स्टार हॉट फ्रूट केवल पीक कैओस स्पिरिट रियल्म योद्धा पर काम करेगा। हालांकि वह एक लेट स्टेज कैओस स्पिरिट दायरे का योद्धा था, फिर भी उसे वास्तव में शिखर तक पहुंचना बाकी है। अंत में उसने कुछ ऐसा मांगने का फैसला किया जो उसकी खेती में मदद कर सके। लेकिन फिर जब उसने सोचा कि वह अपने स्थानिक रिंग के अंदर रखे गए स्वर्गीय राक्षसों की लाशों को खाकर आसानी से अराजकता आत्मा क्षेत्र के शिखर तक पहुंच सकता है, तो उसने अपने पिछले फैसले के खिलाफ फैसला किया। कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं थी। ये जियाओ ने उत्तर दिया, कोई जरूरत नहीं है सिटी लॉर्ड। मैंने बदले में कुछ इनाम पाने के लिए भाई कियान को नहीं बचाया। भले ही वह कोई और होता, फिर भी मैं उन्हें बचा लेता। मुझे कुछ भी देने की कोई जरूरत नहीं है इनाम। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सिटी लॉर्ड ने ये जियाओ को गहराई से देखा और सिर हिलाया। ये जियाओ की उसके प्रति धारणा कई गुना बेहतर हो गई। हालांकि ये जियाओ ने कुछ नहीं पूछा, फिर भी उसने ये जियाओ को कुछ देने का फैसला किया। उसने अपना हाथ हिलाया और उसके हाथ में एक कांच की बोतल दिखाई दी। उस बोतल के अंदर खून की एक बूंद भी देखी जा सकती थी। सिटी लॉर्ड ने परिचय दिया, ये स्पिरिट एसेंस बड के रक्तसार की एक बूंद है, एक रहस्यमय पक्षी जो न तो अराजकता जानवर है और न ही राक्षसी प्राणी है। ऐसा कहा जाता है कि स्पिरिट एसेंस 20 के अंधेरे में पैदा हुआ प्राणी है। इस जानवर के बारे में सब कुछ हिंसक और निडर है, सिवाय उसके खून के सार के। इसका रक्तसार एक मार्शल योद्धा को स्पिरिट फ्यूशन के पहले चरण में तुरंत कदम रखने और यहाँ तक कि इसे पूरा करने में मदद कर सकता है। जब तक आप रक्तसार की इस बूंद का उपयोग करते हैं,
केवल एक छोटे से महीने में आप एक योद्धा बनने में सक्षम होंगे। आत्मा सम्मेलन का दूसरा चरण। ये जियाओ के पास पहले से ही मिलियन स्टार हॉट फ्रूट था और उसे रक्तसार की इस बूंद की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उसने फिर भी इसे लिया और सिटी लॉर्ड को धन्यवाद दिया। वो बहुमूल्य रक्तसार की इस बूंद को किसी और को उपहार में दे सकता है। उनकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि स्पिरिट एसेंस बर्ड के बारे में जानकारी थी। हालांकि यह पक्षी एक जानवर है, यह एक अराजक जानवर नहीं है। एक छोटी सी बातचीत के बाद ये जियो ने कियान ली के साथ सिटी लॉर्ड मैंशन छोड़ दिया। इस बार उनका गंतव्य ईस्ट राइजिंग संप्रदाय था। मैं अब लगभग 2 महीने से संप्रदाय से दूर हूँ। आमतौर पर एक मिशन स्वीकार करने के बाद ही हम संप्रदाय से बाहर जा सकते थे, लेकिन इस बार मैं संप्रदाय से बाहर जाने और अपने परिवार के पास लौटने में सक्षम था, क्योंकि एक ईस्ट राइजिंग सिटी के बाहरी जिले में रहस्यमय स्थिति हो रही है। इसकी शुरुआत 3 महीने पहले हुई थी। बाहरी जिले से लोग अचानक गायब होने लगे। पहले तो हमने इस मामले पर कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब दूसरे दर्जे के परिवार की एक युवती गायब हो गई और उसकी लाश 3 महीने बाद मिली तो सब कुछ बदल गया। कुछ दिनों बाद गहन जांच के बाद पता चला कि उसके साथ बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। यह वह जगह है जहां चीजें वास्तव में अंधकार में होने लगीं। हर दिन कई लड़कियां गायब होने लगीं, लेकिन पहली लड़की के विपरीत उनमें से कोई भी नहीं मिली, यहाँ तक कि उनकी लाशें भी नहीं। ऐसा लगा जैसे वे अचानक सुबह के सितारों की सतह से गायब हो गईं। अंत में सिटी लॉर्ड के रूप में मेरे पिता को कार्रवाई करनी पड़ी। उन्होंने ईस्ट राइजिंग सेक्ट से अनुरोध किया और एक मिशन पोस्ट किया। साथ ही उन्होंने मुझसे इस मामले की जांच में मदद करने के लिए वापस आने के लिए कहा। क्योंकि यह ईस्ट राइजिंग सिटी में हो रहा था और सिटी लॉर्ड मेरे पिता हैं, संप्रदाय ने कोई आपत्ति नहीं की और मुझे यहाँ भेज दिया। दर्जनों दिनों की लगातार जांच के बाद हमने पाया कि उन लड़कियों के गायब होने का संबंध ब्लैक वुल्फ गैंग से था। हालांकि कोई सबूत नहीं था, इसलिए हम कानूनी तौर पर कुछ नहीं कर सके। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हालांकि सबूत ढूंढने के लिए हम जितनी देर तक रुके रहे, वे कमीने गुप्त रूप से उतना ही अधिक नुकसान करते रहे। अंत में मैंने पहले उन्हें पूरी तरह से नष्ट करने का फैसला किया। जहां तक कारण की बात है, तो मैंने सिर्फ एक बहाना बनाकर बताया कि ब्लैक वुल्फ गैंग ने मेरे नौकर पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की। कियान ली ने गहरी सांस ली। ये जियाओ की ओर देखा और फिर बोला, कल ब्लैक वुल्फ गैंग के बेस में हमें जो सुराग मिले, उससे हमने पाया कि ये कमीने ब्लैक आयरन पर रहने वाले डाकुओं के एक समूह के साथ सहयोग कर रहे थे। वह पर्वत जो शहर से 100 मील दूर स्थित है। ऐसा लगता है कि वे किसी चीज पर काम कर रहे हैं, लेकिन हमें कुछ बहुत ही असामान्य मिला। दरअसल हमें एक डायरी मिली। ब्लैक वुल्फ गैंग ने डाकुओं के समूह के साथ किए गए हर लेन देन को उस डायरी में लिखा था। उस डायरी में हर गायब लड़की का विवरण मौजूद था। रात भर पढ़ने के बाद हमने पाया 2 बातें समान थीं। पहली, हर गायब हुई लड़की 18 साल से कम उम्र की थी और कुंवारी थी, और दूसरी, उन्हें वॉर्म्स नामक कोडवर्ड पर डाकुओं के साथ लेन देन के लिए वस्तुओं के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। अब ये तब था जब ये जियाओ का चेहरा सख्त हो गया और वह आकर्षित हो गया। अवशेष से बाहर आते ही वह कीड़ों के बारे में लगभग भूल गया। उन्होंने उनके बारे में सोचा भी नहीं। अब जब उसने उनके बारे में दोबारा सुना तो उसे अचानक एहसास हुआ कि वे कीड़े छिपे हुए खतरे हैं जो एक दिन सुबह के सितारों की भूमि को भी निगल सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने पहले ही मॉर्निंग स्टार से वादा किया था कि वह उन कीड़ों से छुटकारा पाने में मदद करेगा और बदले में वह उसे आशीर्वाद देगा। ये जियाओ ने एक गहरी सांस ली और रुक गया, जिससे कियान ली भ्रमित हो गया। ये जियाओ ने कुछ देर सोचा और पूछा, क्या तुम्हें उन डाकुओं से छुटकारा मिल गया? अपना सिर हिलाते हुए कियान ली ने कहा, हमें कल ही पता चला कि वे असली अपराधी हैं। हमें अभी भी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी है। उनसे निपटना आसान नहीं है। आखिरकार उनका नेता भी एक मामूली संत है, और वास्तव में उन डाकुओं में कई छोटे संत भी हैं जो वास्तव में आश्चर्यजनक है। ये जियाओ ने सिर हिलाया और कुछ देर सोचा, फिर बोला, चलो पहले ब्लैक फॉग माउंटेन पर चलते हैं। क्या? कियान ली हैरान था। उसने जल्दी से अपना सिर हिलाया और कहा, क्या तुमने नहीं सुना जो मैंने अभी तुमसे कहा था? उन डाकुओं के बीच कई छोटे संत हैं। वे आश्चर्यजनक रूप से शक्तिशाली हैं। मैंने इसे स्पष्ट रूप से सुना। ये जियाओ के चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी, केवल गंभीरता थी।
उसने कियान ली की आंखों में देखा और कहा, हम कल ईस्ट राइजिंग संप्रदाय में जाएंगे, कल सुबह शहर के बाहर मुझसे मिलें। इसके साथ ही उसकी आकृति चमक उठी और वह अचानक गायब हो गया। उन्होंने कुछ भी स्पष्ट नहीं किया। कियान ली का मुंह खुला रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। वह मना करना चाहता था और ब्लैक फॉग माउंटेन पर जाकर अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहता था। आखिरकार उनकी साधना का आधार कैओस स्पिरिट दायरे के शुरुआती चरण में ही था। वह अकेला उन डाकुओं का कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि उनमें से कई छोटे संत हैं। उनके पिता मदद के लिए ईस्ट राइजिंग संप्रदाय से अनुरोध करने के लिए तैयार थे। यही कारण है कि वह आज ईस्ट राइजिंग सेक्ट में जा रहे थे, और चूंकि वह पहले से ही जा रहा था, उसने ये जियाओ को अकेले लाने के बारे में सोचा। लेकिन अब ये जियाओ कल सुबह शहर के बाहर उससे मिलने के लिए कह रहा था। आखिर उसका मतलब क्या है? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें टॉस साइट मैप दान करें। सी 153 अध्याय 153। आकाश और पृथ्वी का प्रदर्शन। ईस्ट राइजिंग सिटी से कुछ मील दूर एक छोटी सी झोपड़ी नजर आ रही थी। ये झोपड़ी स्पष्ट रूप से साधारण बांस से बनाई गई थी, हालांकि इन बांसों से एक रहस्यमय ऊर्जा निकलती देखी जा सकती थी। सुरक्षित रहने के लिए उसने केवल 50 लाशें छोड़ी और अन्य लाशों को भंडारण रिंग में वापस रख दिया। झोपड़ी के अंदर एक विशाल काला भंवर दिखाई दिया और सभी लाशें बेहद तेज गति से उस भंवर के अंदर गायब होने लगीं। अभी 5 मिनट भी नहीं हुए और स्वर्गीय राक्षसों की 50 लाशें गायब हो गईं। अब जब ये जियाओ ने स्वर्गीय राक्षसों की 50 लाशों को खा लिया, तो उसे बस इतना करना था कि वह लाशों से प्राप्त ऊर्जा और रक्त का हर हिस्सा अपने स्वर्गीय दानव ब्लडलाइन को प्रदान करे, और उसने ऐसा ही किया। उसके पूरे शरीर में जलन फैल गई और ये जियाओ को ऐसा महसूस हुआ मानो वह गर्म मैग्मा की बारिश में नहा रहा हो। ये भयानक था, लेकिन ये जियाओ दर्द सहता रहा और हार नहीं मानी। हालांकि उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि इस प्रक्रिया से उसे अंतहीन दर्द और पीड़ा मिलेगी, इतना कि उसने खुद को रोकना छोड़ दिया और बेहोश हो गया। जब ये जियाओ ने फिर से अपनी आंखें खोलीं, तो अगला दिन हो चुका था। उन्होंने एक बार फिर से अपना ट्रांसफॉर्मेशन पूरा कर लिया है। उसकी आंखों में एक उत्साहित अभिव्यक्ति चमक उठी। उसकी ताकत पहले ही अराजकता आत्मा क्षेत्र के चरम पर पहुंच चुकी है। उसी समय स्वर्गीय दानव परिवर्तन ने एक और विकास पूरा किया। परिवर्तन बिना रुके ये जियाओ ने बदलाव का फैसला किया और देखा कि इस विकास से किस तरह का बदलाव आया। उन्हें आश्चर्य हुआ कि उनकी ऊंचाई, जो पहले केवल 50 मीटर तक बढ़ सकती थी, अब 100 मीटर तक पहुंच गई है। वहीं पहले उनका स्वर्गीय दानव शरीर अजीब काले पैटर्न से ढका हुआ था और उनके शरीर का रंग लाल था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि कई पैटर्न गायब हो गए हैं। केवल उसके हाथों, पैरों और चेहरे पर पैटर्न रह गए हैं। उसकी आंखें अभी भी लाल थीं, लेकिन उसके एक सींग के बजाय अब 2 सींग हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके सिर पर हरी राक्षसी ज्वाला जलती हुई देखी जा सकती थी। उसके बालों की जगह हरे राक्षसी ज्वाला ने ले ली थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। साथ ही उनकी साधना, जो पहले केवल 3 लघु स्तरों तक बढ़ सकती थी, अब 4 स्तरों तक बढ़ सकती है, जिससे उनकी साधना सीधे लघु संतों के स्तर पर आ गई है। ये जियाओ को अपने शरीर के अंदर असीमित ताकत उमड़ती हुई महसूस हो रही थी। उसे यहाँ तक लगा कि वह एक मौके से मॉर्निंग स्टॉर्स की पूरी भूमि को उड़ा सकता है, लेकिन निस्संदेह यह उसकी ताकत में वृद्धि के कारण उत्पन्न एक भ्रम मात्र था। इस परिवर्तन के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात स्वर्गीय राक्षसों का एक जन्मजात कौशल था जो ये जियो ने अचानक प्राप्त किया था। इस जन्मजात कौशल को लेस देन स्काई एंड अर्थ डेमोनिफिकेशन ग्रेटर दैन कहा गया। लेस देन स्काई एंड अर्थ डेमोनिफिकेशन ग्रेटर दैन एक डोमेन के समान एक कौशल था। वास्तव में ये जियाओ के लेस देन 9 हिल ट्रांसफॉर्मेशन ग्रेटर दैन के समान ही एक कौशल था। दोनों के बीच एकमात्र अंतर उनकी विशेषताओं में है। जहां 9 हिल ट्रांसफॉर्मेशन आग और अंधेरे का प्रतीक है, जबकि स्काई और अर्थ डेमोनाइजेशन रक्त, अंधेरे और मृत्यु का प्रतीक है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जियो आकाश और पृथ्वी के प्रदर्शन कौशल का उपयोग केवल स्वर्गीय राक्षसों के रूप में कर सकता था, लेकिन ये जियो में इतनी ताकत ला सकता था कि वह प्रमुख संतों या यहाँ तक कि महान संतों से भी निपट सकता था। ये ताकत में एक बड़ी छलांग थी। ये जियाओ महसूस कर सकता था कि वह एक बार फिर से ताकतवर हो गया है।
1 घंटे बाद ये जियो शहर के बाहर कियानली से मिले और ब्लैक फॉग माउंटेन के लिए रवाना हो गए। ब्लैक फॉग माउंटेन के दक्षिण की ओर एक बहुत चौड़ी सड़क थी जो ईस्ट राइजिंग सिटी से पश्चिम में एक और बड़े शहर तक जाती थी जिसे गोल्ड माइनिंग सिटी कहा जाता था। वर्तमान में सैकड़ों लोगों को ब्लैक फॉग माउंटेन के दक्षिण की ओर सड़क के किनारे जंगलों में छिपे हुए देखा जा सकता है। वे अपने हाथों में हथियार रखते थे और समय समय पर सड़क के किनारों को देखते थे। जाहिर है वे किसी चीज का इंतजार कर रहे थे। वे अभी तक यहाँ क्यों नहीं आए? भीड़ में काला वस्त्र पहने एक व्यक्ति ने अधीरता से घास का एक कतरा जमीन पर थूक दिया और बेरुखी से पूछा। छठे नेता, चिंता मत करो, हमारी बुद्धि के अनुसार आज निश्चित रूप से मोटी भेड़ों का एक समूह आएगा। उन्हें लूटने के बाद हमारी फसल 8वें नेता से ज्यादा खराब नहीं होगी। उस आदमी के अलावा मूंछों वाले एक अधेड़ उम्र के आदमी ने धीमी आवाज में कहा। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, पहले वाले आदमी ने ठिठुरते हुए कहा, यह उसकी किस्मत थी जिसने उसे एक मोटी भेड़ से टकराने की अनुमति दी। सफल होने के बाद वह लगभग मेरे सिर पर सवार हो गया। क्या कमीना है? हाँ हाँ, आप सही कह रहे हैं, अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने बार बार अपना सिर हिलाया। छठा नेता कहा जाने वाला यह व्यक्ति जू युन था और वह ब्लैक फॉग माउंटेन में रहने वाले 10 यू समूह के 9 नेताओं में से एक था। साथ ही वह एक कीड़ा भी था। आ रहा है, वह मोटी भेड़ों का समूह आ रहा है। इसी समय समूह के पिछले हिस्से के पास डाकुओं के समूह से थोड़ी सी गड़बड़ी हुई। बहुत तेजी से जमीन कांप उठी। जू युन और जंगल के अन्य लोग हैरान थे। उन्होंने जल्दी से नजर घुमाई और दूर से एक लंबी टीम को आते देखा। कारवां दर्जनों मीटर आगे पीछे था। ऐसा लग रहा था कि 50 से ज्यादा लोग सामान को एस्कॉर्ट कर रहे थे। सामान साधारण नहीं था। इंटेल के अनुसार सामान वास्तव में सभी प्रकार के खजाने थे और उनका ग्रेड सोलबाउंड से कम नहीं था। धिक्कार है, हमें इतने लंबे समय तक इंतजार कराने के बाद आखिरकार वे यहाँ आ गए हैं। जू यून की आंखें तुरंत चमक उठीं, मानो वह किसी मोटी भेड़ को देख रहा हो। उसके बगल में सैकड़ों डाकुओं के हाव भाव बिल्कुल एक जैसे थे। कारवां के मूल्य की पुष्टि करने के बाद जू यून ने तुरंत कारवां के नेता की ओर देखा। फिर उसने कुछ और लोगों को देखा जो एक शक्तिशाली आभा बिखेर रहे थे। ये सभी लोग अपनी तलवारों की मूठ थामे हुए थे, सतर्कता से इधर उधर देख रहे थे। उन कमजोर लोगों के अलावा स्पिरिट फ्यूशन के तीसरे चरण में केवल 2 योद्धा हैं। हे वे यहाँ हमें खजाना पहुँचाने के लिए आए हैं। जू युन ने उपहास किया और मूंछों वाले आदमी पर अर्थपूर्ण दृष्टि डाली। जल्दी मत करो, चलो हमला करने से पहले उन्हें हमारे सामने रखें। निर्दयी बनो और उन्हें एक ही वार में मार डालो। उन्होंने यहाँ घात लगा रखी थी। अगर उन्होंने कुछ गंदी चालें नहीं अपनाई तो इसका कोई मतलब नहीं होगा। जब उन्हें खबर मिली तो उन्होंने हमला करने का फैसला किया। उन्होंने आगे की सड़क पर पहले से ही जाल और घात लगाकर हमला कर दिया था। एक बार जब कारवां गुजर गया तो वे जाल आत्मा सम्मेलन के तीसरे चरण में योद्धाओं को धमकी नहीं दे पाएंगे, लेकिन कारवां और उनके पीछे के कमजोर योद्धा आपदा से बच नहीं पाएंगे। उस समय थर्ड स्टेज स्पिरिट फ्यूजन योद्धाओं के लिए भागना आसान होगा और डाकू उन्हें रोक नहीं पाएंगे। हालांकि यदि वे खतरे में पड़े सामान को ले जाना चाहते तो ये स्वर्ग पर चढ़ने जितना कठिन होता। छठे नेता के नेतृत्व में डाकुओं का भी यही मुख्य उद्देश्य था, जो एक छोटा संत भी था। उन्हें सिर्फ सामान चाहिए था। जहां तक लोगों को मारने की बात है तो यह उनकी मनोदशा पर निर्भर करता है। रुकना। इस समय कारवां के नेता मिंग जियो के चेहरे के भाव बदल गए। अचानक वह अपने ब्लेड से सड़क के किनारे जंगल की ओर चला गया। तभी उसे एक करुण चीख सुनाई दी। एक डाकू जो मुख्य सड़क के करीब था, उसने अपने अस्तित्व का खुलासा किया था और मिंग जियो के ब्लेड से मारा गया था। वहां घात है, पीछे हटो। टीम के नेता, पीछे मुड़ो और पीछे को कवर करो। मिंग जियो ने दहाड़ लगाई और पूरा कारवां तुरंत बदलना शुरू हो गया। कारवां की रक्षा करने वाले सभी योद्धा कारवां को घेर कर उसकी रक्षा कर रहे थे और अपने सुप्रशिक्षित अनुभव का परिचय दे रहे थे। 10 सेकंड से भी कम समय में वे भीषण लड़ाई के लिए तैयार हो चुके थे। ये ब्लैक फॉग माउंटेन है और इस अवधि के दौरान इस पर्वत को पार करने वाले लोगों के साथ कई लूट, चोरी, हत्या, बलात्कार और ऐसी अन्य चीजें हुई हैं। चूंकि कारवां इतने सारे खजाने लेकर जा रहा था,
तो वे बिना तैयारी के कैसे जा सकते थे? उन्होंने स्पष्ट रूप से सबसे खराब स्थिति के लिए तैयारी की थी, और अब ऐसा लगता है कि उनकी तैयारी इसके लायक थी। यह अब फल देने लगा था। हालांकि डाकुओं का नेता एक छोटा सा संत था, वे छठे नेता के मुकाबले कैसे हो सकते हैं? झू युन ने तुरंत कार्रवाई नहीं की। मिंग जियाओ की हरकतें उसे आनंद प्रदान करती प्रतीत हुई। उसे भी किसी बात की चिंता नहीं थी। वर्तमान स्थिति को देखकर वह आगे बढ़ा, अपनी तलवार लहराई और चिल्लाया, भाइयों, मेरे पीछे आओ, इन मोटी भेड़ों को भागने मत दो। जैसे ही उनकी आवाज धीमी हुई, उनके अनुयायी जोर जोर से चिल्लाने लगे और मिंग जियो की ओर बढ़ने लगे, और देखते ही देखते भीषण युद्ध शुरू हो गया। यदि कारवां की रक्षा करने वाले लोग हार गए, तो वे न केवल सारा खजाना खो देंगे, बल्कि उन्हें अपनी जान भी गंवानी पड़ सकती है। हालांकि अगर वे जीत सकते हैं, तो वे गोल्ड माइनिंग सिटी की इस यात्रा से भाग्य कमा सकते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें टॉस साइट मैप, दान करें। सी 154 अध्याय 154 एक आश्चर्यजनक प्रहार। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मैं वह हूं जो इस ब्लैक फॉग माउंटेन पर शासन करता है। यदि आप इस जगह को छोड़ने के लिए इस पहाड़ की सड़कों का उपयोग करना चाहते हैं, तो आपको कुछ करों का भुगतान करना होगा। मैं उन खजाने को रखूंगा और आप जा सकते हैं। यदि नहीं, तो आप सभी ऐसा करेंगे, यहीं मर जाओ। झू यून जोर से हंसा। सामने आते ही उसने अपने पेशे के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए कई शब्द उगल दिए। इसके बाद वह हमला करने के लिए लोगों को लेकर आया। उसने मिंग जियो का जवाब सुनने का भी इंतजार नहीं किया और सीधे हमला कर दिया। 1, 2, 3, 4 या 5, 6 कुल 6 थर्ड स्टेज स्पिरिट फ्यूजन योद्धा हैं, और नेता एक मामूली संत भी है। मिंग जियो ने अपने दिल में शाप दिया। उन्हें इस मिशन के दौरान ऐसे खतरे का सामना करने की उम्मीद नहीं थी। वह केवल खजानों से भरे कारवां को सुरक्षित रूप से सोने के खनन वाले शहर में भेजना चाहता था। उसे इन डाकुओं का सामना क्यों करना पड़ा, ये बताने की जरूरत नहीं है कि डाकू नेता वास्तव में एक छोटा सा संत था। वे निश्चित रूप से डाकुओं के मुकाबले के नहीं थे, फिर भी उसके पास लड़ाई जारी रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। कुछ ही मिनटों में कुछ खून से सनी लाशें जमीन पर बिखरी हुई देखी जा सकती थीं। मिंग जियो और अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उधर 10 यू दल में से एक थर्ड स्टेज स्पिरिट फ्यूजन योद्धा कम हो गया। जैसे ही मिंग जियाओ चिंतित था कि आगे क्या होगा, अचानक एक मानव आकृति दूर दिखाई दी। उसके हाथ में एक लंबा ब्लेड था। ब्लेड की सतह सफेद ज्वाला से जल रही थी। ब्लेड रात के आकाश में उल्कापिंड की तरह क्षितिज पर चमक रहा था। यह एक ही समय में एक सुंदर और आश्चर्यजनक आग लेकर आया। चाप के प्रक्षेपवक्र ने बाएं से दाएं 5 तृतीय चरण स्पिरिट फ्यूजन योद्धाओं में से 4 को कवर किया। सफेद आग की छोटी सी रेखा चारों शक्तिशाली योद्धाओं की गर्दन के आर पार हो गई। सरसराहट, एक ब्लेड की रोशनी चमकी और 4 थर्ड स्टेज स्पिरिट फ्यूजन योद्धाओं के शरीर तुरंत मर गए। सच तो यह है कि उनके शरीर भी पीछे नहीं बचे थे। उनके पूरे शरीर को ढकने वाली सफेद लौ के प्रभाव में वे जल्द ही पूरी तरह से गायब हो गए और पीछे कुछ भी नहीं छोड़ा। वे ब्रह्मांड सार ज्वाला द्वारा पूरी तरह से भस्म हो गए थे। आप पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन दूसरों का तो जिक्र ही नहीं, यहाँ तक कि झू यून भी दंग रह गया जब उसने ये दृश्य देखा। सफेद लौ ने उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी। उसे डर था कि उस अजीब सफेद लौ के संपर्क में आते ही वह मर जाएगा। उसने ये जियाओ की ओर देखा और कुछ कहना चाहा, लेकिन फिर वह स्तब्ध रह गया। ऐसा इसलिए क्योंकि एक ब्लेड उसके सामने आकर रुका था और ये ब्लेड उसके गले पर लगा हुआ था। यदि वह थोड़ा भी आगे बढ़ता तो वह ब्लेड निर्दयतापूर्वक उसके गले को छेदकर उसके प्राण ले लेती। झू यून के बगल में खून के छींटे की आवाज बिना रुके सुनी जा सकती थी। यह उनके 3 विश्वस्त सहयोगियों के शरीर काटे जाने की आवाज थी। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान खून से भर गया हो, क्योंकि ब्लेड ने एक एक करके उसके कई अधीनस्थों को बेरहमी से मार डाला। सभी दिशाओं में बेरहमी से खून बहाया गया। झू यून का शरीर भी उस खून की बारिश के कारण लाल हो गया था जो उसके अधीनस्थों के शरीर से बह रहा था, जो 1 सेकंड पहले उसके ठीक बगल में खड़े थे। उसके कपड़े जल्द ही खून से लथपथ हो गए। उसने अवचेतन रूप से अपनी आंखें बंद कर लीं। हालांकि जब उसने अपनी आंखें खोलीं, तो उसने पाया कि उसके सामने सफेद कपड़े वाला युवक बेदाग था। उसके सफेद कपड़ों पर खून की एक बूंद भी नहीं थी।
कोई नहीं जानता कि ये जियाओ ने झू यून को क्यों जीवित रखा, लेकिन किसी को भी ये जियाओ की ताकत पर संदेह नहीं था। वे सभी समझ गए कि ये जियाओ झू यून जैसे छोटे संत को भी तुरंत मारने में सक्षम था। ये भयावह था। ये बहुत मजबूत। मिंग जियाओ मौके पर स्तब्ध खड़ा था। उसने जमीन पर डाकुओं की लाशें देखी। उन सभी के सिर उनके शरीर से अलग थे। वे सभी मर चुके थे। उन्हें विरोध करने का मौका भी नहीं मिला। ये पूर्ण दमन था, और यह सामान्य ज्ञान का पूर्ण तोड़फोड़ भी था, क्योंकि भले ही हमला करने वाला कोई छोटा संत ही क्यों न हो, संभवतः वह जो कर सकता था उसकी यही सीमा थी, है ना? ये जियाओ का ब्लेड वार आश्चर्यजनक कहा जा सकता है। चाहे वह समय हो, ताकत हो या गति हो, यह उत्तम था। यह कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे केवल साधना क्षेत्र द्वारा समझाया जा सकता था। अंधेरे में पहाड़ी सड़क के किनारे कियान ली इस दृश्य को सदमे में देख रहा था। उसके हृदय को 5 बार बहुत बड़ा आघात लगा। यह इतना साफ सुथरा, इतना मनमोहक था। उसने कभी नहीं सोचा था कि ये जियाओ ऐसा कुछ करने में सक्षम होगा। यहाँ तक कि एक मामूली संत ने भी इस समय हिलने की हिम्मत नहीं की। उसे ये जियाओ के ब्लेड के नीचे मरने का डर था। ये देखा जा सकता है कि ये जियाओ का अस्तित्व इस छोटे संत के लिए कितना खतरनाक था। और ये जियाओ उसके जैसा ही एक कैओस स्पिरिट दायरे का योद्धा था। यह एक चौंकाने वाली घटना थी। ये जियाओ की उपस्थिति और उसके 2 हमलों ने तुरंत ही शेष जीवित डाकुओं को सदमे की स्थिति में डाल दिया था। इस समय जीवित बचे एकमात्र डाकू झू यून और कई दूसरे चरण के स्पिरिट फ्यूजन योद्धा थे। जब उन्होंने देखा कि उनका छठा नेता झू यून पहले ही ये जियाओ के हाथों में पड़ चुका है, तो सभी डाकुओं के दिलों में निराशा महसूस हुई। पेड़ से गिरे हुए बंदरों की तरह वे तितर बितर हो गए और सभी दिशाओं में भाग गए। जब मिंग जियो ने ये देखा तो उसने तुरंत अपने अधीनस्थों को आदेश दिया और उन्होंने जल्दी से उनका पीछा किया। दूसरी ओर झू यून, जो ये जियाओ के सामने खड़ा था, ने उस ब्लेड को देखा जो उससे सिर्फ कुछ इंच की दूरी पर था। उसकी आंखें सदमे और डर से भरी थीं। उसकी क्रूर डाकू आभा बिना किसी निशान के गायब हो गई थी। उसका शरीर कांपने लगा, मानो वो कोई डरी हुई भेड़ हो। आप पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, बकवास मत करो। ये जियाओ ने एक उंगली उठाई और अपने होठों के सामने रख दी। उन्होंने झेपते हुए इशारा किया और कहा, अब से मैं जो भी पूछूंगा तुम जवाब देना। अगर कुछ गलत कहा तो मर जाओगे। ये आवाज ठंडी नहीं थी। इसमें एक प्रकार की कोमल और सहज भावना भी थी। हालांकि झू यून के कानों में ऐसा लग रहा था मानो उसके पैरों के ऊपर से नीचे तक हड्डी भेदी ठंडी हवा चल रही हो। ये, आप क्या जानना चाहते हैं? बस मुझसे पूछें, मैं आपको वह सब कुछ बताऊंगा जो मैं जानता हूं। झू यून ने कांपती आवाज में कहा। उसने अपने सामने ब्लेड की नोक को घूर कर देखा। उसे डर था कि अगर उसने इस पर ध्यान नहीं दिया तो ये जियाओ की जान चली जाएगी। बहुत अच्छा, ये जियाओ ने एक फीकी मुस्कान प्रकट की और कहा, सबसे पहले मुझे इस पर्वत पर मौजूद कीड़ों के बारे में बताएं। ये जियो को वम शब्द बोलते हुए सुनकर झू यूं का दिल तेजी से धड़कने लगा। केवल अब उसे पता चला कि ये जियाओ विशेष रूप से उसके और अन्य कीड़ों के लिए यहाँ था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जियाओ को कीड़े के अस्तित्व के बारे में पता होना एक चौंकाने वाली बात थी। वैसे भी अगर ये जियाओ उसे कुछ जानकारी के बदले में रहने दे सकता है तो इस मामले को सुलझाना आसान होगा। झू यून ने लार का एक कौर निगल लिया और धीरे से कहा, बड़े भाई, नहीं, झू लॉन्ग, वह कमीना इस पूरे समय ब्लैक वुल्फ माउंटेन के केंद्रीय बिंदु पर रहा था। झू लॉन्ग सभी डाकुओं का सच्चा नेता है। इस पर्वत पर उनके अलावा कुल 9 नेता हैं। हम नेताओं को छोड़कर जो शीर्ष पर बैठ सकते थे। झू लॉन्ग लंबे समय से ब्लैक वुल्फ माउंटेन में रह रहे थे। अन्य भाई उनका चेहरा भी नहीं देख सकते थे। ये जियाओ ने समझ में अपना सिर हिलाया। फिर उसने पूछा, क्या आप सुबह के सितारों की भूमि में कहीं भी मौजूद कीड़ों के अन्य समूहों के बारे में जानते हैं? झू यून ने लार का एक और कौर निगल लिया। फिर उसने ये जियाओ को कीड़े के 3 समूहों के बारे में बताया जिनके साथ वह संपर्क में था। साथ ही उन्होंने ये जियाओ को बताया कि सुबह के सितारों की भूमि में सभी कीड़े छाया में रहने वाले एक अज्ञात अस्तित्व द्वारा नियंत्रित किए जा रहे हैं। किसी ने कभी नहीं देखा कि वह कौन है। वह बस महान संत दायरे के कीड़ों को सीधे उनके दिमाग में वह काम करने का आदेश देता है जो वह उनसे कराना चाहता है।
और फिर वे महान संत उनसे कम ताकत वाले कीड़ों को आदेश देंगे। यह एक प्रकार का बहुत बड़ा जाल जैसा नेटवर्क था जिसने मॉर्निंग स्टॉर्स की पूरी भूमि को कवर कर लिया था। ये जियाओ को पहले से ही इसकी उम्मीद थी, लेकिन वह अभी भी हैरान था। उसे उम्मीद नहीं थी कि छाया में रहने वाला एक और अस्तित्व होगा जो इन कीड़ों को नियंत्रित करेगा। तब ये जियाओ को स्वर्गीय राक्षसों और मॉर्निंग स्टॉर्स के योद्धाओं के बीच लड़ाई की याद दिलाई गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कुछ एहसास हो गया हो और वह धीमी आवाज में बुदबुदाया जिसे केवल वही सुन सकता था। ऐसा लगता है कि एक स्वर्गीय दानव अभी भी जीवित है जो सुबह के सितारों की भूमि में जा रहा है। इस भूमि की आंखों से छिपकर पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें टॉस साइट मैप दान करें। C155 अध्याय 155 ईस्ट राइजिंग संप्रदाय। जबकि ये जियो छाया में छिपे एक आदमी के बारे में जानकर हैरान रह गया। मॉर्निंग स्टॉर्स ने अचानक उससे संपर्क किया और उसे वर्म्स के स्थान के बारे में चिंता न करने के लिए कहा। चूंकि वे कीड़े सुबह के तारों में रह रहे हैं, इसलिए यह उनके हर स्थान को जानता है। और यही बात अंधेरे में छिपे स्वर्गीय दानव के लिए भी लागू होती है। बात सिर्फ इतनी है कि यह स्वर्गीय दानव काफी खास है। ये कभी कभी सुबह के तारों की श्रेणी में दिखाई देता है और कभी कभी गायब हो जाता है। ये केवल तभी प्रकट होता है जब स्वर्गीय दानव उन उच्च स्तरीय कीड़ों से संपर्क कर रहा होता है और फिर सुबह के सितारों की इंद्रियों से गायब हो जाता है। हालांकि ये जियाओ आश्चर्यचकित था। उसने कुछ भी नहीं पूछा या कहा। इसके बजाय उसने अपने सामने खड़े कीड़े पर ध्यान केंद्रित किया और उदासीनता से पूछा, फिर मुझे बताओ, क्या तुम अपने कीड़े की उत्पत्ति के बारे में कुछ जानते हो? क्या तुम जानते हो कि तुम्हें किसने बनाया? क्या तुम स्वर्गीय राक्षसों के साथ अपने रिश्ते के बारे में जानते हो? झू यून स्तब्ध रह गया और उसके चेहरे पर एक हैरान भाव प्रकट हुआ। यहाँ तक कि एक मामूली संत के रूप में वह कई चीजों से पूरी तरह से अनजान लग रहा था, कम से कम उन सभी चीजों से जो ये जियो ने पूछी थीं। अब जब झू यून को जीवित रखने का कोई फायदा नहीं था, तो ये जियो ने उसे मारने का फैसला किया। आत्मा का विनाश, और उसे बस इतना ही बुदबुदाना था। न केवल झू यून तुरंत मर गया, बल्कि ये जियाओ की दिव्य भावना की सीमा के भीतर अन्य सभी कीड़े भी मर गए। इसमें सैकड़ों या यहाँ तक कि हजारों कीड़े शामिल थे जो झू यून से संबंधित नहीं थे लेकिन ब्लैक फॉग माउंटेन के बाहरी क्षेत्र में घूम रहे थे। ब्लैक फॉग माउंटेन एक बहुत बड़ा पर्वत था, इतना बड़ा कि ये जियाओ की दिव्य भावना इस पर्वत का केवल 1/4 हिस्सा ही ढक सकी। ये जियाओ को अब किसी और चीज की परवाह नहीं थी। वह तुरंत पहाड़ की गहराई में चला गया और कियान ली के लिए कुछ शब्द छोड़ गया। भाई कियान, आप अपने पिता को क्यों नहीं बताते कि ब्लैक फॉग माउंटेन में डाकुओं का ध्यान रखा गया है? जहां तक बात है कि किसने निपटाया, वे बस ये कहें कि एक रहस्यमय आदमी ने सभी डाकुओं को मार डाला। मेरी ताकत या इस तथ्य को उजागर न करें कि मैं सच्चा विनाशक हूं। कियान ली पहले तो स्तब्ध रह गया, लेकिन जब उसे होश आया तो ये जियो पहले ही गायब हो चुका था। दूसरी ओर ये जियाओ कई स्थानों पर लगातार दिखाई दे रहा था और गायब हो रहा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन वह जहां भी प्रकट हुआ, सभी कीड़े तुरंत मर गए। उनके शरीर पर कोई घाव नहीं था, लेकिन उनकी आत्माएं पूरी तरह से नष्ट हो गई थीं। बहुत जल्द ये जियो पहले से ही पहाड़ की चोटी पर दिखाई दिया जहां वम डाकुओं के इस समूह का आधार स्थित था। आश्चर्य की बात यह थी कि पहाड़ की चोटी पर कई छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे और उसे हजारों कीड़े भी इकट्ठे दिख रहे थे, जैसे कि यह कोई मछली बाजार हो और लोग मछली खरीदने के लिए झगड़ रहे हों। ये जियाओ ने भी घर के अंदर कई लड़कियों को महसूस किया। वहां 10 से ज्यादा लड़कियां थीं और हर लड़की 20 साल से कम उम्र की थी। उनके अलावा ये जियाओ को भी कुछ ऐसा महसूस हुआ जिसने उसका ध्यान आकर्षित किया। यह एक ऐसी संरचना थी जिसका उपयोग कहीं दूर तक संपर्क करने के लिए किया जा सकता था, भले ही ये 10 लाख मील की दूरी हो। इस संरचना का उपयोग लाखों मील दूर उसी संरचना के दूसरी ओर मौजूद लोगों से संपर्क करने के लिए किया जा सकता है। ये लेवल 7 फॉर्मेशन था। उसके मन में अचानक एक विचार आया। ये जियाओ ने उनके विचार का पालन करने का फैसला किया, लेकिन उसे पहले इन कीड़ों से निपटना होगा। आत्मा का विनाश। ये जियाओ ने पूरी तरह से अपनी दिव्य भावना जारी की और पूरे पर्वत शिखर को कवर कर लिया, और फिर उसने ब्लैक फॉग माउंटेन में रहने वाले सभी कीड़ा डाकुओं के सच्चे नेता झू लॉन्ग सहित हर एक कीड़े की आत्माओं को नष्ट कर दिया।
अब जब ब्लैक फॉग माउंटेन में स्थित सभी कीड़े उसके द्वारा पहले ही मारे जा चुके थे, तो वह घर के अंदर आया और सभी लड़कियों को ये कहते हुए रिहा कर दिया कि वे जाने के लिए स्वतंत्र हैं। सभी डाकू मर गए। सभी लड़कियों ने ये जियाओ को धन्यवाद दिया और फिर घर से बाहर आ गईं। ये जियो उन्हें अपने साथ कियान ली के पास ले आया, जो उन सभी लड़कियों को देखकर चौंक गया। फिर उसने लड़कियों से सुना कि ये जियाओ ने उन सभी को बचा लिया। कियान ली ने पहले ही अपने पिता को सूचित कर दिया था और उनके पिता यहाँ आने वाले थे। ये जियाओ लड़कियों को उसके बारे में बात करने से सख्ती से मना करता है। उन्होंने उससे कियान ली के साथ सहयोग करने और सिर्फ इतना कहने को कहा कि एक अज्ञात व्यक्ति ने उन सभी को बचाया है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन इसके साथ ही वो एक बार फिर गायब हो गया और माउंटेन टॉप पर फिर से प्रकट हो गया। इस बार वो फॉर्मेशन के लिए आए। यह एक लेवल 7 फॉर्मेशन था जो किसी को लाखों मील दूर से तुरंत संपर्क करने में मदद कर सकता था। ये जियाओ पहले से ही लेवल 6 फॉर्मेशन मास्टर था और अपनी अंतर्दृष्टि की आंखों की मदद से वो इस फॉर्मेशन को समझने में आश्वस्त था। यदि वह ऐसा कर सका तो वह लेवल 7 फॉर्मेशन मास्टर बनने के एक कदम और करीब पहुंच जाएगा, और जैसी की आशा थी उसने वैसा ही किया। उस शाम ये जियाओ एक विशाल गेट के सामने खड़ा था। इस द्वार के शीर्ष पर 3 शब्द भव्यता से लिखे हुए थे। पूर्व उदय संप्रदाय। हाँ, ये ईस्ट राइजिंग संप्रदाय था और ये जियो को कियान ली द्वारा यहाँ लाया गया था। कियान ली फिर ये जियो को संप्रदाय के अंदर ले आया और किसी ने उसे रोकने की हिम्मत नहीं की। हर कोई संप्रदाय के अंदर अपनी स्थिति से पूरी तरह परिचित था। कोई अपने मूल शिष्य को रोकने का साहस कैसे कर सकता है? बहुत जल्द ये जियाओ पहले से ही ईस्ट राइजिंग संप्रदाय के मुख्य क्षेत्र में था। मुख्य क्षेत्र के रास्ते में कियान ली ने ये जियो को सब कुछ पेश किया। भाई कियान, क्या आप संप्रदाय के गुरु को मेरे आगमन के बारे में बता सकते हैं? बस उन्हें बताएं कि इलुसरी स्पिरिट गेट का एक प्रमुख शिष्य आया है और किसी महत्वपूर्ण मामले पर उनसे मिलना चाहता है। ये जियाओ ने कियान ली से उस पर एक उपकार करने के लिए कहा। कियान ली ने कुछ देर सोचा और सिर हिलाया। उन्होंने कहा, मैं संप्रदाय के नेता को सूचित करूंगा। ये सिर्फ इतना है कि मुझे नहीं पता कि वह आपसे मिलेंगे या नहीं। अपनी आशा को बहुत अधिक मत बढ़ाओ। आखिरकार मुझे ये कहने से नफरत है, आपका इल्यूसरी स्पिरिट गेट अब कोई अधिपति शक्ति नहीं है। ये जियाओ केवल बेबसी से मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा। कियान ली ये जियाओ को कुछ समय के लिए रहने के लिए अपने आवंटित स्थान, एक छोटे लेकिन शानदार घर के अंदर ले आए, और फिर जैसे ही वह संप्रदाय के नेता को ये जियो के आगमन के बारे में सूचित करने के लिए जाने वाला था, ये जियो ने अचानक कहा, ओम भाई कियान, संप्रदाय नेता को बताएं कि जो व्यक्ति आया है वह केवल इल्यूसरी स्पिरिट गेट से नहीं है, लेकिन उसका ये परिवार के साथ भी कुछ रिश्ता है। वास्तव में जब ग्रीन फ्लेम सम्राट के मकबरे की खोज की गई थी तब वह भी ये परिवार में था। हालांकि कियान ली स्तब्ध था, फिर भी उसने सिर हिलाया और चला गया। दूसरी ओर ये जियाओ ने हवा में कुछ रेखाएं खींची और थोड़े ही समय में हवा में एक आकृति बन गई। तभी एक छोटा सा काला प्राणी उस संरचना से बाहर कूद गया। ये फैंटम था। अब चूंकि ये जियाओ पहले से ही लेवल 6 फॉर्मेशन मास्टर था, स्वर्ग से संरचनाओं के अपने ज्ञान के साथ उसने एक स्वतंत्र स्थान बनाया जहां एक जीवित प्राणी सुरक्षित रूप से प्रवेश कर सकता था और बाहर निकल सकता था। फिर उसने जमीन का एक बड़ा टुकड़ा उस जगह के अंदर फेंक दिया। ईस्ट राइजिंग सिटी में आने से पहले उसने फैंटम को उस स्थान में प्रवेश करने की अनुमति दे दी थी। इस बार उसने फैंटम को बाहर जाने दिया क्योंकि उसे अचानक अपने दिल में हलचल महसूस हुई। ऐसा लगता था जैसे फैंटम उसके साथ संवाद करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि एक आयामी बाधा के कारण जिसने सुबह के सितारों की भूमि को ये जियो द्वारा बनाए गए स्थान से अलग कर दिया था, फैंटम उससे संपर्क करने में असमर्थ था। फिर भी फैंटम के मालिक के रूप में उसे अभी भी कुछ महसूस हुआ और वह तुरंत फैंटम को बाहर ले आया। क्या हुआ? ये जियो ने पूछा। मैं इसे तोड़ने और कैओस स्पिरिट दायरे का जानवर बनने वाला हूँ। मैं उस छोटी सी जगह के अंदर नहीं घुस सकता था, इसलिए मुझे बाहर आना पड़ा, फैंटम ने उत्तर दिया। ये जियाओ ने भौहें चढ़ा दी और फिर कहा, अभी इसे दबाने की कोशिश करो। हमारे इस जगह से निकलने के बाद तुम इसे तोड़ सकते हो। तो जल्दी करो, मैं अपनी सफलता को ज़्यादा देर तक नहीं दबा सकता। ये जियाओ ने सिर हिलाया और फैंटम को एक बार फिर गुप्त स्थान के अंदर भेज दिया।
फिर वह कियान ली की वापसी का इंतजार करने लगा। ईस्ट राइजिंग संप्रदाय के मुख्य क्षेत्र के केंद्र में एक विशाल और शानदार महल था। यह महल एक महत्वपूर्ण स्थान था जहां बुजुर्ग और संप्रदाय के नेता महत्वपूर्ण मामलों पर निर्णय लेते थे। फिलहाल इस महल के मुख्य हॉल के अंदर कई बुजुर्ग जमा थे, संप्रदाय के नेता भी मौजूद थे और कुछ महत्वपूर्ण चर्चा कर रहे थे। तभी एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति जल्दी से हॉल में दाखिल हुआ। बूढ़ी चा, मुझे तुमसे कितनी बार कहना पड़ा है कि जब हम किसी महत्वपूर्ण बात पर चर्चा कर रहे हों तो हमें परेशान न करें। अधेड़ उम्र के व्यक्ति को प्रवेश करते देख संप्रदाय नेता के समानांतर बैठे बुजुर्गों में से एक ने भौहें चढ़ा लीं और अधेड़ उम्र के व्यक्ति को डांटा। ओल्ड हु कांप गया, लेकिन फिर भी उसने सूचित किया, वह महान बुजुर्ग कियान ली नाम का एक प्रमुख शिष्य आया है और संप्रदाय नेता से मिलना चाहता है। उसने ये भी कहा कि यह एक महत्वपूर्ण मामला है। इस बार न केवल महान बुजुर्ग बल्कि संप्रदाय नेता और अन्य बुजुर्ग भी नाराज हो गए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें। टॉस साइट मैप दान करें।